आगे ये काम आपका, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता होता है छोटे छोटे क्वेश्चन। मार्जिनल फंक्शन को टोटल फंक्शन में कन्वर्ट कैसे करते हैं, ये आपको बात पता होनी चाहिए। अब डेरिवेटिव किसी भी फंक्शन का, टोटल फंक्शन का लें, वो मार्जिनल फंक्शन हमें बता देता है। ये तो हमें पता है, टोटल कॉस्ट अगर आप इसका डेरिवेटिव लेते हैं, इट्स डेरिवेटिव वो विद रिस्पेक्ट टू क्यू लेते हैं, डी टी सी ओवर डी क्यू, और इसे हम मार्जिनल कॉस्ट का नाम देते होते हैं। डेरिवेटिव का ये रूल है, टोटल फंक्शन का डेरिवेटिव मार्जिनल फंक्शन होता है। ठीक है। जी सर। तो यहां से आपने बात याद रखनी है, मार्जिनल फंक्शन की इंटीग्रेशन अगर आप लें तो वो टोटल फंक्शन होगा, उसका रिवर्स ही जा रहे हैं ना। जी सर। हाँ, तो ये ऊपर लिखा हुआ है मार्जिनल फंक्शन, वो ये गिवन है, सी के ऊपर डैश है। ये डैश का साइन मतलब ये डेरिवेटिव लिया हुआ है, डेरिवेटिव के लिए डैश का साइन भी लगा देते हैं। आप सी डैश क्यू लिख लें या इसे एम सी लिख लें, एम सी ब्रैकेट में क्यू, एक ही बात है। तो मतलब वो ये तो सेम। हाँ, मार्जिनल कॉस्ट का फंक्शन गिवन है, आपने इसकी इंटीग्रेशन लेनी है, तो ये टोटल फंक्शन आपका बन जाएगा। तो इसने यही कहा है कि टोटल फंक्शन फाइंड करें, फिक्स कॉस्ट भी गिवन है 90। तो किया क्या है, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन ले ली। इंटीग्रेशन लेने का मतलब है आपने सबसे पहले साइन लगाना होता है, उसके बाद आपने इंटीग्रेशन इसकी ली, वो रूल अप्लाई किया, कांस्टेंट है कांस्टेंट बाहर लिख दिया आपने। ई की पावर 0.2 थी, तो वो पावर से आपने डिवाइड भी कर दिया, तो ये आ गई इंटीग्रेशन, और एंड पे प्लस सी कर दिया। देखे जरा, ठीक सर ली। ये पावर से डिवाइड क्यों किया है? तो हम ई का इंटीग्रेशन, फंक्शन तो ऐसे ही लिख लेते थे ना। हाँ तो वो ई का फंक्शन एक्स, इसकी जब इंटीग्रेशन लेते थे ना, तो वो हम ऐसे ही लिख देते थे, ये आ जाता था आंसर। लेकिन रूल ये जी। होता है कि जो पावर हो, E2x अगर हो, इसकी आपने इंटीग्रेशन अगर लेनी है, तो ये E2x ऐसे ही हाँ आएगा, उसका डेरिवेटिव वो वो पीछे, हाँ साथ हाँ याद आ डिवाइड गया होगा। मुझे। हाँ, वो ठीक डिवाइड है। होगा। ठीक। तो इसी तरह हमने ये यहाँ पे 0.2 डिवाइड कर दिया, ये बन गई जी कहानी। अब ये आ गया आंसर, यहाँ तक तो बात समझ लग गई। अब आगे इन्होंने ये बताया हुआ है कि फिक्स कॉस्ट 90 है। यहाँ पे आपने बात याद रखनी है, जब भी फिक्स कॉस्ट आपको गिवन हो, आपने इस फंक्शन में जो आपका वेरिएबल है, वो कई क्वेश्चंस में टी हो सकता है आपका वेरिएबल, कई क्वेश्चंस में क्यू हो सकता है। यहाँ पे ठीक है। क्यू है, तो क्यू की जगह पे आपने जीरो पुट करना होता है। इस कंडीशन को कहते हैं इनिशियल कंडीशन पुट करनी है आपने। तो इनिशियल कंडीशन के लिए आपने जहां जहां पे वेरिएबल नजर आए, वहां वहां पे आंखें बंद करके जीरो पुट कर देना है। तो ये बन गया 10E 0.2 इंटू जीरो प्लस सी, क्यू की जगह जीरो रख दिया हमने, जी सर। तो ये जीरो इससे मल्टीप्लाई होगा, ई की पावर जीरो बन जाएगा। यस सर। तो ये सारा खत्म हो जाएगा, वन बन जाएगा ना, किसी की भी पावर जीरो वो इक्वल टू वन होती है, तो ये 10 प्लस सी हो गया। जी सर। अब ये आगे आपको, सी तो गिवन है 90 के, तो यहां से फिर आपने जब इस फंक्शन में, ये फंक्शन है, इसमें सी 90 माइनस ये 10 प्लस का है, उधर दूसरी साइड पे जाके माइनस हो जाएगा, तो सी की वैल्यू निकल आई 80। जी सर। बस सी की जगह पे आपने 80 रख लेना है, ये आपका आ गया आंसर। जी ठीक है सर। अच्छा जी, आगे एग्जाम्पल 2। एग्जाम्पल 2 में यहाँ पे भी अगेन मार्जिनल फंक्शन गिवन है हमारे पास, एमपीएस, वो ये गिवन है। इसका टोटल फंक्शन फाइंड करना है, तो इसकी इंटीग्रेशन ले लेंगे, टोटल फंक्शन आ जाएगा। साथ वो कह देते हैं सेविंग इज नील, इसका मतलब सेविंग इक्वल टू जीरो व्हेन इनकम इज 81। जब y इक्वल टू 81 आप पुट करेंगे, तो s इक्वल टू जीरो जीरो। हो जाएगा। ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले तो इस फंक्शन का आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है, तो वो ये इंटीग्रेशन ली, इस फंक्शन की इंटीग्रेशन लेंगे तो ये आ जाएगी। देखिए जरा, ठीक ली हुई है, जी सर। ठीक हो गया। अब साथ इनिशियल कंडीशन वो अप्लाई करनी है, वो जहाँ जहाँ पे वेरिएबल है वहां पे आपने ये s इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू 81, क्योंकि ये गिवन है हमें। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो एस वाई हमारे पास, ये एस वाई के इक्वल है, ये पूरी इक्वेशन। तो एस वाई की जगह हमने जीरो कर दिया, और साथ जहां जहां पे वाई नजर आएगा उसकी जगह पे 81 पुट कर देंगे, तो ये बन गई इक्वेशन हमारे पास। देखें जरा, ठीक हो गया। जी सर। भाई वाई 81 होगा तो सेविंग जीरो हो जाती है ना, इसलिए सेविंग की जगह जीरो कर। जी जी। सी की वैल्यू निकल आएगी, तो ठीक है यहाँ से सर। सी की वैल्यू निकल आई, तो सी की वैल्यू निकालनी ही थी हमने, ये फंक्शन हमारा तो डेफिनेट इंटीग्रल की तरफ पहुंच गया, डेफिनेटाइज कर दिया हमने इस सी की जगह पे।
इस क्वेश्चन में सी की जगह पे उसकी वैल्यू पुट की, ये हमारा सोल्यूशन निकल आया। ये हो गया मार्जिनल फंक्शन को टोटल फंक्शन में कन्वर्ट करने का तरीका। इसमें दो एग्जांपल्स आपको मैंने सेविंग की और उसकी बता दी। अब इसके बाद आगे आपने जो बात याद रखनी है, ये एग्जांपल 3 है, इसको भी निशान कर लें। ये क्वेश्चन गिवन है जी, आई इन्वेस्टमेंट इक्वल है 3 × T⁻⁴ ये कोई इन्वेस्टमेंट फ्लो गिवन है, नेट इन्वेस्टमेंट का फंक्शन गिवन है। व्हाट इज द टाइम पाथ ऑफ कैपिटल के? टाइम पाथ आपने फाइंड करना है, तो उसके लिए इस फंक्शन की आपने इंटीग्रेशन ले लेनी है। याद रहेगी बात? जी सर। तो ये साथ इन्होंने कंडीशन भी दे दी है, t = 0, वो इनिशियल कंडीशन होती है, वो पुट करके आपने सबसे पहले इस फंक्शन का डेरिवेटिव लिया, सॉरी इंटीग्रेशन ली, वो ये चेक करें जरा, ठीक आ गई? जी सर। तो ये आपका आंसर है। ये असल में इसमें इनिशियल कंडीशन अप्लाई की, जहाँ जहाँ पे आपका वेरिएबल आ रहा है उसकी जगह पे आपने 0 पुट किया, तो वो ये बन गया। ये आंसर है आपका। अब आगे ये एग्जांपल नंबर 4 है। हाँ, इन्वेस्टमेंट इक्वल टू 1000 है। यहाँ पे वो कह रहा है t 0 से लेके 1 तक ये लिमिट अप्लाई करें। 0 से लेके 1 तक, इसका मतलब है ये 0, लोअर लिमिट पे 0 आएगा, अपर लिमिट पे 1 आएगा, ये इस तरह लिख देंगे। और ये इक्वल टू 1000 है। अब 1000 जो कि एक कांस्टेंट है, तो लिमिट 0 से 1 तक हो या 1 से 2 तक हो, 0 से 3 तक हो, लिमिट अप्लाई करेंगे, आंसर तो ये कांस्टेंट ही रहेगा ना। जी सर। कांस्टेंट में चेंज ही कुछ नहीं आ रहा ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, इस वजह से आंसर हमारा 1000 ही रहेगा। यहाँ पे जी इन्वेस्टमेंट का ये फंक्शन गिवन है, और यहाँ पे वो कह रहे हैं लिमिट लगा दें, टाइम इंटरवल है 1 से 4 तक। तो ये आपने, ये ऊपर भी क्वेश्चन गिवन था, उसमें सिर्फ लिमिट अप्लाई नहीं की, यहाँ पे लिमिट अप्लाई कर दें, इसकी इंटीग्रेशन ली और लिमिट ये लगा दी 1 से 4 तक, ये आपका 14 आंसर आ गया। ओके, जी सर। आगे ये ग्राफ श्राफ काट दें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो, इसमें ये दो केस ऐसे ही याद रखिएगा, जिसका आगे क्वेश्चन में इतना ज्यादा रोल नहीं है। डिस्क्रीट केस ये होता है और कंटिन्यूस केस ये होता है। और v की जगह पे आपको वैल्यू गिवन होगी, इस v को फिर आपने उस वैल्यू जो भी गिवन होगी उसके साथ रिप्लेस करना होता है। ज्यादातर ये r के साथ रिप्लेस होता है। एग्जांपल इसकी मैं दिखाता हूँ आपको। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कंटिन्यूस रेवेन्यू फ्लो लास्टिंग फॉर वाई ईयर, लास्टिंग फॉर वाई ईयर, ये अपर लिमिट की बात कर रहा है, एट अ कांस्टेंट रेट ऑफ डी। तो ये जो हमारे पास था ना, v⁻⁻r t, आरटी। तो उसमें ये उसने कह दिया कांस्टेंट रेट ऑफ डी। जब ये कांस्टेंट रेट है, इसकी जगह उसने कह दिया डी पुट करें, तो ये डी। डी लगा जी। दिया हमने। ठीक है। जी। और डिस्काउंट रेट ई की पावर में ये होता है जी आर, तो उसने कहा आर ही इसको रहने दें, तो आर ही रहने दिया। और ये लास्टिंग फॉर वाई ईयर, इसका मतलब है लिमिट आपने वाई तक लेके जानी है, और हमने 0 पॉइंट से, टाइम पीरियड से स्टार्ट करना होता है। नीचे 0 आ गया, ऊपर वाई आ गया, ये क्वेश्चन बन गया आपका। ठीक है, ठीक है सर। इसकी आगे इंटीग्रेशन लेके लिमिट अप्लाई की हुई है बस। जी ठीक है सर, प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैं आपको कल तक ना सारा काम अपना पिछला भी कंप्लीट कर दूंगी, वीकेंड है ना, हो जाएगा इंशाल्लाह सारा। चलो मुझे दिखाना है आपने। अब आगे इनकी अगर जी इंशाल्लाह न्यूमेरिकल सर। वैल्यूज गिवन हो, ये डी की जगह ये गिवन हो, आर की जगह ये, वाई की, जस्ट वो पुट कर देंगे, पुट कर दें आंसर। वैल्यूज पुट कर देंगे। ठीक है सर। एग्जाम्पल 7 आप काट दें। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुअल फ्लो, ये भी सिमिलर केस है, सिर्फ इसके अब ऊपर अपर लिमिट में देखें, इन्फिनिटी आ गई पावर। सर लिमिट केस आ गया, ठीक है। एक्सरसाइज 14.5 में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4, 5, और ये सारे हो जाएंगे वैसे, आसान आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन है।